Hello everyone, I am Saveri and I am going to talk about BRICS summit that recently happened. So आज हम बात करेंगे about 5 key economics takeaway from this particular summit. So the first economic takeaway is the different development part that every single country is following. तो जो इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम साउथ अफ्रीकाज ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम चाइनीज़ ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री. जस्ट फॉर अ रेफरेंस आप ये समझिए, जो जीडीपी का शेयर है इस ब्रिक्स समिट में से सबसे ज़्यादा आ रहा है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन अबाउट 68% फ्रॉम चाइना, then we have India, then Russia, then Brazil, and last is South Africa with just 1% of contribution in the GDP. So we can understand कि हर नेशन का जो इकोनॉमिक है डेवलपमेंट है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, एंड टू टेक एनी कॉरपोरेशन टू द नेक्स्ट लेवल हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा कि हर एक कंट्री अलग अलग ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री लेगी. So Indian export is going to be very different from South African export. Second key takeaway is from an international point of view. इंडिया अगर इस कॉरपोरेशन को सक्सेसफुली आगे लेके जा पाता है तो ब्रिक्स का जो कंबाइंड शेयर है ऑफ वोटिंग राइट्स इन वर्ल्ड बैंक एंड इन IMF विल बिकम 13% एंड 14% रिस्पेक्टिवली. अब इससे फ़ायदा क्या होता है, whenever we want a loan from World Bank और IMF, हम अपने जो टर्म्स हैं उसको अच्छे से निगोशिएट कर सकते हैं. Once this cooperation is working really well, we would be able to get the terms that we want from the IMF and World Bank. IMF की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है if your country is on a developing stage, because they actually give you loan for the infrastructure development, for well working of your trade relationship as well. So this is very important कि ये negotiation काम करें. Third important key takeaway is actually from the New Development Bank. New Development Bank BRICS का ही बैंक है and every member country contributes some amount in this particular bank. अब ये जो बैंक है it gives out loan to the member countries and also to other countries which are not the members. इंडिया को कहीं से भी जो लोन है अगर सस्ता मिल रहा है तो हमें लेना चाहिए, बिकॉज वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन आवर कंट्री. न्यू डेवलपमेंट बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ही लोन देता है. फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा लोन देता है. आपके जो भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारे लोन्स देता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर इकॉनमी, अगर हम इस निगोसिएशन में अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएँ और अच्छे से लोन ले पाएँ. सेकेंडली, बिकॉज न्यू डेवलपमेंट बैंक इज़ ऑल्सो गिविंग लोन्स टू अदर कंट्रीज विच आर नॉट द मेम्बर्स, एक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन भी बन जाती है इंडिया की तरफ, क्योंकि वी वुड बी गेटिंग अ लॉट ऑफ गुडविल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. Fourth economic takeaway is actually coming from the contingent reserve authority. So ये CRA जो होता है contingent reserve assistance, जो ये ब्रिक्स नेशन ने नया एक नॉर्म शुरू किया है फ्रॉम 2015. इसमें ये होता है कि अगर कोई भी कंट्री BOP क्राइसिस में है, इसका मतलब जो उसके इम्पोर्ट्स हैं उसको पे करने के बाद कंट्री के पास पैसे नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इन द ईयर 1990s हमारे साथ हुआ भी था. इंडिया के साथ BOP क्राइसिस वॉज अ बिग डील फॉर अस, एंड फॉर दैट वी हैड टू गो टू IMF फॉर द लोन. नाउ इफ़ वी हैव अ कंटीजेंट रिजर्व ऑफ आवर ओन, कंटीजेंट रिजर्व का मतलब है ऐसा रिजर्व जो तब काम आए जब हमें ज़रूरत पड़े. इफ़ वी हैव समथिंग लाइक दैट ऑफ आवर ओन, हम अपनी मदद खुद ही कर सकते हैं एंड वी नीड नॉट टू गो टू IMF फॉर द लोन. इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी इंडिया का BOP क्राइसिस या क्राइसिस जैसी सिचुएशन आने लगेगी, वी विल गेट इमीडिएट लिक्विडिटी. लिक्विडिटी से यहाँ पे मतलब है इमीडिएट जो पे करने के लिए इम्पोर्ट्स के लिए जो पैसे हैं वो हमें मिल जाएंगे. एंड सेकेंडली, जो भी प्रिकॉशनरी गाइडलाइंस हैं दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट वी विल गेट फ्रॉम आर ब्रिक्स कंट्रीज. Fifthly, and the last importance of this particular cooperation from an economics point of view is coming from the theme only. इस बार की जो थीम थी उसके ऊपर टेररिज्म पे बहुत कंसंट्रेशन थी, एक इनोवेटिव ग्रोथ पे भी बहुत कंसंट्रेशन की है इस बार की थीम के हिसाब से. एंड वी कैन सी इफ़ वी आर गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन लेसर
टेररिज्म, मोर ट्रेड एंड मोर स्टेबिलिटी, वो इकोनॉमी के लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल बन जाता है। एंड फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, जिसे स्टेबिलिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है ये पर्टिकुलर कॉपरेशन और ये पर्टिकुलर समिट। नाउ देर इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट सिक्स्थ की टेक अवे जो आप लोग मुझे बताओगे कि इंडिया का क्या BOP रिलेशन है इन सारी कंट्रीज़ के साथ। सो यू नीड टू टेल कि इस कंट्री के साथ हमारा क्या BOP सरप्लस है या BOP डेफिसिट है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप कितने अच्छे से गूगल का यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन टेल मी what kind of economic relation can be made from the trade point of view. I hope you like this video. If you did, please give it a thumbs up and thank you and have a great day.